कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बजी रणभेरी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने किया चुनाव कार्यक्रम का ऐलान। 10 मई को डाले जाएंगे वोट, 13 मई को आएंगे नतीजे। निष्पक्ष चुनाव को लेकर आयोग की व्यापक तैयारी। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत बना विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था। कहा, लोकतंत्र के कारण ही तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनना हुआ संभव। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के एनएसए की बैठक में अजित डोभाल ने आतंकवाद के वित्त पोषण को बताया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। चीन और पाकिस्तान बैठक में वर्चुअली हुए शामिल। कम नहीं हो रही हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें। इमरान खान के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकाने के मामले में जारी हुआ वारंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस और बेलारूस के एथलीटों को दी राहत। दोनों देशों के एथलीटों की प्रतियोगिताओं में वापसी की सिफारिश की। न्यूट्रल एथलीट के तौर पर ले सकेंगे हिस्सा। दोनों देशों के खिलाड़ी रूसी ओलंपिक समिति के मानदंडों को बताया अस्वीकार। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते खबरों को विस्तार से। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया। 10 मई को एक चरण में मतदान होगा और 13 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनावों की रणभेरी बज गई है। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोकने पर खास ध्यान दिया जाएगा और इसे लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। चुनावों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। All enforcement agencies we have said that there is a absolute strict vigil you have to have on movement of any kind of material which can induce the elections and fairly. And I'll show you what has happened. We are strengthening our teams in Karnataka to curb the misuse of money power. From 1,900 in 2018, we are increasing to 2,400. These are the teams which will have the sensitive constitution. राज्य की राजनीति में सत्ताधारी दल बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और जेडीएस ने तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। इसके साथ ही अपने अपने दावे भी किए हैं। हमारे जो कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े नेता उनको करप्शन में फॉलो कर रहे हैं। इसमें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। तो पार्टी ही करप्ट है, उसमें भी शिव कुमार बहुत करप्ट है। बीजेपी का तैयारी 100% हम तैयार है और पूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में आ जाए। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए काम हुआ है वो घर घर तक पहुंचा है। मुंबई जी के नेतृत्व में काम किया, वो जन जन तक पहुंचाने का उपलब्धियों का काम किया है। हमारी पूरी तैयारी है। और कांग्रेस जहां एक तो डिवाइडेड हाउस है, आपस में नेता लड़ रहे हैं, जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपलब्धियों को लेके नीचे तक काम किए, इसलिए हम हमारी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory, will win a hands down victory, and will get absolute majority. And we take the responsibility of taking Karnataka forward towards new Karnataka. ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहाँ पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी। और राहुल गांधी जी भी उस एरिया में दौरा करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे और दूसरे हमारे पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, वो भी करेंगे। तो हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं और जीतेंगे जरूर। मुख्यमंत्री इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कई नई पहल भी चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारियों की ही ड्यूटी मतदान के दिन लगाई जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ उपलब्ध कर्मियों में से सबसे युवा कर्मियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास के तहत बुधवार का दिन मतदान के लिए चुना गया है, जिससे नौकरी पेशा मतदाताओं को लंबी छुट्टियों का लाभ न मिले, जिसके चलते काफी मतदाता शहर से बाहर चले जाते हैं। कर्नाटक में 58,282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 20,866 शहरी केंद्र होंगे। इनमें से 50% मतदान केंद्र यानी 29,140 पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में पहली बार 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग वोटरों को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। राज्य में करीब 9,17,000 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक के साथ ही पंजाब और यूपी समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर भी 10 मई को उपचुनाव का ऐलान किया है, जिसके नतीजे 13 मई को ही घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 2018 में भी कर्नाटक में एक ही चरण में चुनाव हुआ था। बीजेपी चुनाव बाद सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन कर सरकार बना ली थी। हालांकि बाद में वो सरकार गिर गई और फिर बीजेपी ने राज्य की सत्ता की कमान संभाली थी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में नेता स्तरीय पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हमारा मार्गदर्शक दर्शन सबका साथ सबका विकास है, जिसका अर्थ है समावेशी विकास के लिए एक साथ काम करना। शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा की जा रही है। In India, our guiding philosophy is सबका साथ सबका विकास, meaning striving together for inclusive growth. Whether it is our effort to fight climate change through lifestyle changes, to conserve water through distributed storage, or provide clean cooking fuel to everyone. Every initiative is powered by the collective efforts of the citizens of India. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्वहन किया जा रहा है, बल्कि दुनिया में हमें लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जाना जाता है। It described as choosing their own leader. Our sacred Vedas speak of political power being exercised by broad-based consultative bodies. There are also many historical references to republic states in ancient India where the rulers were not hereditary
India is indeed the mother of democracy. भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के उद्घाटन के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के वित्त पोषण को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि एससीओ चार्टर में निहित लक्ष्य और विजन हमें आगे की राह दिखा सकते हैं। इस साल भारत एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। एनएसए बैठक इस साल देश में होने वाले शिखर सम्मेलन की तैयारियों का हिस्सा है। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल होने के लिए जब कई देशों के एनएसए भारत आए तो उनके सामने एजेंडा आपसी सहयोग को बढ़ाना था। बैठक के उद्घाटन के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन का चार्टर सदस्य देशों के एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ ही सीमाओं की अनुल्लंघनीयता का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चार्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के उपयोग की धमकी और एकतरफा सैन्य श्रेष्ठता की मांग नहीं करने के साथ ही परस्पर सम्मान का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि एससीओ के चार्टर में निहित लक्ष्य और विजन हमें आगे की राह दिखा सकते हैं। Connectivity remains a key priority for India. We stand ready to cooperate on investing in and building connectivity in the region, while expanding connectivity. It is also important to ensure that such initiatives are consultative, transparent, and participatory, and respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. बैठक में भारत ने यह भी कहा कि वो क्षेत्र में कनेक्टिविटी के विस्तार में निवेश के लिए तत्पर है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी शुरुआत आपसी विचार विमर्श, पारदर्शिता और सबकी भागीदारी से होनी चाहिए। साथ ही भारत ने सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी परस्पर सम्मान किए जाने पर जोर दिया। भारत ने आतंकवाद के मसले पर भी बात की और आतंकवाद और इसके सभी रूपों के साथ ही इसके वित्त पोषण को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि सभी देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों सहित काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना है। Terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373, and successor resolutions for the purpose of identifying and implementing sanctions against global terrorist entities. अजित डोभाल ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों के प्रभाव से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। अजित डोभाल ने कहा कि भारत जून 2017 में शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना था, लेकिन इसके सदस्य देशों से हमारे संबंध कई सदी पुराने हैं। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शीर्ष अधिकारियों का स्वागत किया। इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। साल 2001 में गठित किए गए शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। दिल्ली में आयोजित हो रही बैठक में चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि वर्चुअली बैठक से जुड़े, जबकि बाकी देशों के प्रतिनिधि खुद मौजूद थे। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारत की G20 देशों की अध्यक्षता के तहत पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की 3 दिवसीय बैठक कल से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा कि बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता शामिल है। ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। Tomorrow we will have the first meeting of Disaster Risk Reduction Working Group of G20 under India's presidency. In previous presidency there was no such working group, so this is a new working group. This working group has identified 5 priorities. The first one is
to work on early warning for all. The second is on resilient infrastructure. The third is on improving national systems for financing disaster risk reduction. Fourth is looking at how do we improve disaster response and recovery systems, including how do we build back better after disasters. And the fifth is ecosystem-based approaches for disaster risk reduction. We will also look at what is the comparative experience of other countries in terms of recovering from disasters. भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सांसदों की बैठक दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के अनेक ओबीसी मंत्री और सांसदों ने शिरकत की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर एक बुकलेट भी जारी किया। बैठक के बाद बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सांसदों की बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हुए। हमारे साथ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हैं, उनसे हम जानते हैं कि बैठक में क्या कुछ रहा। आज 9 साल मोदी जी सरकार ओबीसी समाज उत्थान के लिए जो निर्णय लिया गया ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण, और जो भी कल्याणकारी योजना उपलब्धियां दी है लोगों के बीच में ले जाना हमारा संसद का दायित्व है। इसलिए कि एक संगठन हमारे आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे प्रधानमंत्री सरकार के माध्यम से ओबीसी समाज को जब इतना महत्व दे रहे, तब हमारा दायित्व होता है कि लोगों के बीच में ले जाना है ताकि संगठन मजबूत हो और मोदी जी जो गरीब के लिए पिछड़ा वर्ग के जो भी निर्णय लिया लोगों तक पहुंचाए। ये 9 दिवस का जो अभियान जो है 1 लाख गांव 1 करोड़ आबादी को पहुंचाने के लिए आज निर्णय लिए। लोग ने एक बुकलेट भी रिलीज किया, वो बुकलेट क्या है और आपने अभिनंदन भी किया उनका। ओबीसी समाज के लिए जो भी आज प्रोग्राम सरकार लिया गया है पूरे उसमें लगभग 60-70 पेज में 9 साल के अंदर जो किया गया वो उसमें बता दिए। और हम ये भी बता रहे हैं हमारे संसद भी किस तरह कांग्रेस नेहरू से लेकर आज तक ओबीसी समाज को धोखा दिया जा रहा है, किस तरह आरक्षण का मुद्दा जब टुकरा दिया गया, ये सब मुद्दे को लेकर हम गांव-गांव पहुंचेंगे, घर-घर पहुंचेंगे। डॉक्टर के लक्ष्मण जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनका कहना है कि ओबीसी समाज तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंचने की कवायद है और हम घर-घर ओबीसी समुदाय तक पहुंचेंगे, यह लक्ष्य तय किया गया है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसके अलावा डीडी न्यूज ने बैठक के सिलसिले में भाजपा सांसद संजय जायसवाल से भी बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल हमारे साथ हैं। ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई और उसमें जेपी नड्डा भी शिरकत करने आए, क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि अपने स्थापना दिवस से लेकर के और बाबा साहब के जयंती तक हम लगातार हर एक घर में जा करके और कार्यक्रम करेंगे। सभी अपने ओबीसी समाज के लोगों के बीच कार्यक्रम करेंगे। जितने ओबीसी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं उतने किसी भी दल के नहीं हैं और इतिहास में पहली बार 27 ओबीसी समाज के सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है और यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। इसलिए बैठ करके और हम अपने ओबीसी समाज में भाजपा की पैठ कैसे बढ़ाएं, इसके लिए सभी सांसद मेहनत करेंगे। ये कार्यक्रम जो है लोकसभा चुनाव तक चलेगा। ये 9 दिन का कार्यक्रम है और हम भाजपा में हर महीने कुछ प्रमुख कार्यक्रम होते रहते हैं। यह कार्यक्रम हमारे स्थापना दिवस से शुरू होगा और लगातार हम जो भी ओबीसी समाज के गांव हैं वहाँ सभी सांसद वहाँ पे दौरा करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा गरीबों के विकास के लिए जो कार्य हुए हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे और खास करके विश्वकर्मा योजना, जो कि ओबीसी समाज में किसी न किसी विशेष के लिए ट्रेंड होते हैं, जैसे बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, उस तरह से हर समाज के जो ये अंग थे इनको कभी कोई
पूछता नहीं था, पर विश्वकर्मा योजना द्वारा इनको अलग से ऋण की व्यवस्था करके उनकी कारीगरी को आगे बढ़ाने का काम भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। डॉक्टर संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि विश्वकर्मा योजना ने ओबीसी से बीजेपी को कनेक्ट किया और हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रीगण, ओबीसी सांसदगण, ओबीसी आम लोगों से जाकर के मुलाकात करें, मिलें और उन्हें बीजेपी से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करें। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ वेस्टर्न कोर्ट दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय हज यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। भारत हज यात्रियों का तीसरा सबसे बड़ा दल भेजता है। मंत्रालय ने बताया कि इस साल भारत को 1,75,000 से अधिक हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने यहाँ के आवेदकों के लिए चिकित्सा जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करें। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कोई भी सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक चिकित्सा जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इसके अलावा हज यात्रियों के लिए प्रस्थान करने वाले एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टरों का दल सऊदी अरब के मक्का, मदीना और जेद्दा भी भेजेगा। हरिद्वार के पतंजलि में चल रहे संन्यास दीक्षा महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत शामिल हुए। वे चतुर्वेद पारायण यज्ञ में भी शामिल हुए। उन्होंने संन्यास का संकल्प लेने वाले भावी सन्यासियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सनातन को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन को अपने आचरण से लोगों को समझाने की जरूरत है। सनातन है, उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ है। बाकी सब बदलता है, वो तब से चला है, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आज के युग में उसके चलते ये जो भगवे वस्त्रों की प्रतिष्ठा आई, उसको ओढ़कर, उस व्रत को धारण कर हम उसकी कीर्ति को और बढ़ाएंगे। तो इस सनातन को हमको अपने आचरण से लोगों को समझाना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर होंगे। इस दौरान वे देहरादून और चमोली जिलों का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री चमोली जिले के मलारी गांव के निवासियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जीवंत गांव योजना के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये योजना सीमावर्ती गांवों के विकास से जुड़ी है। वे 31 मार्च को देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भारतीय सूचना सेवा 2018, 19, 20, 21 और 2022 बैच के अधिकारियों, प्रशिक्षुओं और भारतीय नौसेना आयुध सेवा के परिवीक्षाधीनों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और इसके कामकाज के बारे में नागरिकों को जागरूक बनाने में संचार एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा कि सूचनाओं के व्यापक और त्वरित प्रसार के साथ साथ तेजी से फैलने वाली फर्जी सूचनाओं की चुनौती भी आज एक महत्वपूर्ण विषय है। इस कड़ी में IAS अधिकारियों को फेक न्यूज से निपटने की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए समर्पण के साथ काम करने का भी आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से देशों के दायित्व को परिभाषित करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को पारित किया है। इसके तहत कानूनी राय ली जाएगी जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित देशों द्वारा उठाए गए कदमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्पष्ट करेगी। वानुआतु गणराज्य पिछले के नेतृत्व में लाए गए इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शी राय मांगने वाले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल किया गया और इसे आम सहमति से पारित कर दिया गया। ये प्रशांत महासागर स्थित द्वीप के कानून के छात्रों से प्रेरित था जो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रणाली क्लाइमेट जस्टिस प्रदान करे। वनुआतु के प्रधानमंत्री इस्माइल कालासाऊ ने प्रस्ताव और परामर्शी राय से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिलने की बात कही है। साथ ही ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को रक्षा करने में शक्तिशाली और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।
इस बार इमरान खान पर एक महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में स्थानीय कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। मजिस्ट्रेट मलिक अमन ने सुनवाई के दौरान इमरान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इमरान खान के वकील द्वारा 30 मार्च को पेश होने की अनुमति देने की याचिका को भी खारिज कर दिया। मामले में अभियोजन पक्ष के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तारी वारंट की समय सीमा में ही पेश होना चाहिए। कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें 18 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस और बेलारूस के एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वापसी की सिफारिश की है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूसी और बेलारूसी एथलीटों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिस्सा लेने में कोई बुराई नहीं है। अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि निर्णय खेल के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीति के आधार पर। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत के गंभीर प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए 4 शावकों के जन्म को अद्भुत खबर बताया है। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में बुधवार को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का कुनबा बढ़ गया है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। आए चीतों ने पहली बार देश की मिट्टी पर वंश की वृद्धि की है। शावक और सियाया पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हैं। ये भारत के वन्य जीव संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चीतों का फोटो और वीडियो साझा करते हुए ट्वीट संदेश में कहा कि बधाई हो भारत। अमृतकाल के दौरान हमारे वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए चीतों में से एक ने 4 शावकों को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन एवं पर्यावरण मंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए 4 शावकों के जन्म को अद्भुत खबर बताया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक JS चौहान ने बताया कि विगत 1 सप्ताह से मादा चीता सियाया की गतिविधियां एक ही स्थान पर केंद्रित थी और इससे ये एहसास हुआ कि संभवतः सियाया बच्चों को जन्म देने वाली है। उन्होंने कहा कि जो शावक पैदा हुए हैं वो पहले भारतीय चीता हैं। वो अभी जो प्री रिलीज एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो, और सुरक्षित हैं। सियाया अभी इसकी उम्र 3 साल है और ये जो कब्स पैदा हुए हैं ये पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए। देश के आखिरी चीते की 1947 में वर्तमान के छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मृत्यु हो गई थी। 1952 में चीता की प्रजाति को पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 5 मादा और 3 नर चीतों को पिछले साल 17 सितंबर को अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था, जिन्हें 50 दिन छोटे बाड़ों में क्वारंटाइन रखने के बाद बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद विगत फरवरी में ही दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की दूसरी खेप कूनो लाई गई। इन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के क्वारंटाइन बाड़ों में रिलीज किया था। इसके बाद चीतों की कुल संख्या 20 हो गई थी, लेकिन सोमवार को पहले मादा चीता शाशा की मौत के बाद यह संख्या घटकर 19 रह गई थी। 4 शावकों के जन्म के बाद अब चीतों की संख्या 23 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।